हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। ओके, हमने पढ़ लिया अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है। जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीन थे वो पढ़ लिए। ओके, जो स्पेशल केसेस थे वो पढ़ लिए। हमने मीन के न्यूमेरिकल्स देख लिए, उसके प्रैक्टिकल्स देख लिए कि भाई हमें अगर मीन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना होता है। ओके, आई होप कि वहां तक आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर है कि भाई कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एक फॉर्मूले में हमें क्या चीजें कैसे फाइंड आउट करनी होती है, एक डिफरेंट केसेस में हम क्या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं ताकि हम अपने मीन या फिर अपने आंसर तक पहुंच सकें। ठीक, तो अब हम स्टूडेंट्स अपने जो अर्थमेटिक मीन है उसका लास्ट टॉपिक करेंगे, वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, हम देखेंगे भाई क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, और इसी के साथ में हमारा जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद में हम क्या स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा मीडियन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। क्या मेरिट्स हैं स्टूडेंट्स? देखो भाई, हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट। आप लोगों को क्या लगा कि अर्थमेटिक मीन कैसा था? ऐसा लगा कि यार बहुत इजी सा है, ये मीन कैलकुलेट करना तो एक इजी प्रोसीजर है, बहुत इजी से क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको सॉल्व करना या हमें एक मीन निकालना किसी भी एक डेटा का बहुत इजी काम है, ऐसा लगा। तो देखो भाई, ये बन गया हमारा मेरिट कि भाई यहाँ पर एकदम सिंप्लिसिटी है, एकदम इजी गोइंग है ये। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस की नीड नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हमें मैथमेटिकल नॉलेज की नीड नहीं होती है, हमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों अगर हमें पता है तो हम ईजिली हमारा मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, राइट। हमने देखा भाई कि हमारा जो मीन होता है उसमें हमें एक वैल्यू की नीड होती है ना। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होती जिससे हम छोड़ देते हैं एक पर्टिकुलर डेटा का या सीरीज का और फिर मीन कैलकुलेट करते हैं, है ना। ये हमें पता है भाई कि अगर कोई भी वैल्यू हमने छोड़ी है तो हमारा जो मीन आया है वो गलत आएगा, ठीक है। तो ये एक और एडवांटेज बन जाएगा कि देखो यार, कोई भी सीरीज के किसी भी वैल्यू को हम नहीं लीव आउट करते हैं, हम एक वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, राइट। तो ये एडवांटेज बन जाएगा, ठीक है। तो आई गेस कि आप लोगों को खुद को समझ में आ गया होगा कि भाई क्या क्या मेरिट्स बन सकते हैं। अगर मैं ये ना भी पढ़ाऊं या फिर मैं पढ़ाऊं, आप लोगों को याद ना भी रहे तो भी आप लोग खुद बना सकते हैं ये मेरिट्स, है ना। आप लोग खुद फ्रेम कर सकते हैं पॉइंट्स और उन्हें लिखकर आ सकते हैं इफ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो, या आपसे कोई ओरली पूछ ले कि चलो भाई आप लोगों ने इतना मीन कैलकुलेट करना सीखा है तो आपको पता होना चाहिए कि मीन के क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो आई गेस कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि क्या एडवांटेजेस होते हैं मीन के, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं भाई अच्छे से सिस्टमैटिकली कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कम्यूट, राइट। देखो भाई, सिंपल टू अंडरस्टैंड, समझने में इजी था। आप लोगों को लगा समझने में इजी था? आई गेस लगा ही होगा कि इजी था, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी ट्रिकीनेस तो थी नहीं, कुछ भी डिफिकल्टी तो थी नहीं, राइट। बहुत इजी से कंसेप्ट थे। हर एक हम बोल सकते हैं कि हर एक जो हमारा टाइप था या जो केसेस थे हमारे, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड थे, राइट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई हमें समझने में कि कैसे हमें कैलकुलेशन करनी होती है ना। तो सिंपल टू अंडरस्टैंड है, हमें समझने में इजीनेस होती है, हम सिंपली उसे समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की नीड नहीं होती हमें, ठीक है। एंड ईजी टू कंप्यूट, इजी टू कंप्यूट का मतलब क्या हुआ भाई? आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो मीन को, राइट। आप इजीली एकदम आपका जो आंसर है वहां तक पहुंच सकते हो, है ना। तो ये चीज हुई, आप लोगों को खुद को पता है कि ये इजी टू कंप्यूट है। इसमें क्या चाहिए? क्या हमें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल नॉलेज की नीड है? नहीं, हमें सिर्फ बेसिक नॉलेज की नीड है। हमें सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें तो हम अपनी स्मॉलर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमें पता है भाई कि हमें ये चारों जो एप्लीकेशंस है हमारी, ये हमें कैसे यूज करनी होती है या कैसे अप्लाई करनी होती है, राइट। हमें सिंपल प्लस माइनस
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आता है तो हमें कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। तो ये चीज इसका एडवांटेज बना। ओके, सो सिंपल टू कैलकुलेट, वही चीज हो गई। सिंपल बेसिक नॉलेज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आई होप कि ये वाला पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि भाई क्या हम बोलना चाहते हैं, कि वो सिंपल टू अंडरस्टैंड है और इजी टू कंप्यूट है, ठीक। फिर क्या आता है हमारा, फिर आता है हमारा सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या? सर्टेनिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि भाई आपको पता है कि इस पर्टिकुलर का आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सर्टेनिटी। तो यहां पर जो हमारा मीन होता है स्टूडेंट्स, वो सर्टेन कैसे होगा? देखो हमने क्या सीखा कि मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, राइट। हमें अगर मीन को कैलकुलेट करना है तो हमें उस फॉर्मूला के थ्रू पूरी प्रोसीजर अप्लाई करनी पड़ेगी, उस फॉर्मूला के थ्रू चलना पड़ेगा, राइट। तो हमें पता है कि इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। आपने एक सीरीज का मीन कैलकुलेट करके दे दिया। अब अगर कोई दूसरा पर्सन उस आंसर को देखेगा तो उस दूसरे पर्सन को भी पता है कि इस आंसर तक कैसे पहुंचा गया है, राइट। उसे भी पता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैम उसे कैसे पता होगा कि हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया या शॉर्टकट मेथड यूज किया, स्टेप डिविएशन मेथड यूज किया, राइट। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज स्टूडेंट्स हमें क्या पता है कि तीनों मेथड से जो आंसर आने वाले हैं वो सेम ही आएंगे, है ना। तीनों जो हमारे मेथड है उनसे हमें ऐसा नहीं है कि भाई एक मेथड हमें दूसरा आंसर दे रहा है, दूसरा मेथड हमें दूसरा आंसर दे रहा है, ये चीज कभी भी नहीं होने वाली है। हमें तीनों मेथड से सेम आंसर ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है कि भाई अगर इस पर्टिकुलर सीरीज का मीन निकाला गया है तो एक फॉर्मूले के थ्रू निकाला गया होगा। ऐसे ही सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं बोल दिया कि ये पर्टिकुलर नंबर आपका मीन होगा, है ना। तो ये चीज एक सर्टेनिटी हुई कि भाई आपके जो आंसर है वो सर्टन है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और आंसर बता रहे हो मीन का, कोई दूसरा पर्सन कुछ और आंसर बता रहा है। ओके, यहाँ पर कैलकुलेशंस होती है, एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, उसके थ्रू ही हम मीन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो इट इज रिजिडली डिफाइंड बाय एन एल्जेब्रिक फॉर्मूला, ठीक है। नो स्कोप फॉर एस्टिमेटेड वैल्यूज, यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यूज चलेंगी ही नहीं, राइट। हम सिर्फ ऐसे देख कर नहीं बोल सकते कि अच्छा ये सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो चलो मुझे 5 अच्छा लग रहा है तो 5 हमारा मीन हो जाएगा। ये चीज हो ही नहीं सकती। मीन तो वही होगा जो एक फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और कुछ मीन नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यूज की कोई स्कोप नहीं होती है, ठीक है। एवरीवन गेट्स द सेम आंसर, बिल्कुल सही। मैं कैलकुलेट करूंगी तो मुझे भी वही आंसर मिलेगा, आप कैलकुलेट करोगे तो आपको भी वही आंसर मिलेगा। अगर हमारे दोनों का आंसर सेम नहीं है तो या तो आपने गलत किया या मैंने गलत कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज पॉसिबल नहीं है कि हम दो लोगों को अलग अलग आंसर मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर एक सीरीज है तो उसे कितने भी लोग कैलकुलेट कर लें उसका मीन, सबका मीन सेम ही आने वाला है। ओके, तो ये हुई भाई हमारी सर्टेनिटी, ये हुआ एक एडवांटेज कि हमें पता है कि एक मीन का आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी बायसनेस नहीं चल सकती कि नहीं मुझे 5 अच्छा लग रहा है तो मैंने 5 माना कि मीन है, आपको 10 अच्छा लग रहा है तो आपने 10 मान लिया, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ओके, यहाँ पर एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर कोई प्रीजुडाइज, कोई बायसनेस अलाउड नहीं है। अलाउड क्या नहीं, अगर हम चाहें तो भी हम अपनी बायसनेस नहीं ला सकते मीन के कैलकुलेशन में। ओके, देन बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ये चीज हमें पता है, राइट। हमने देखा कि जो एक सीरीज होती है, ठीक है, उसमें हम एक एक आइटम को इंक्लूड करते हैं, है ना। एक भी आइटम ऐसा नहीं होता है कि जिससे हम लीव कर देते हैं कि अच्छा ये वाला नंबर ना बहुत अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंट जा रहा है हमारी पूरी बाकी की सीरीज से, तो हम इस नंबर को इंक्लूड ना करें। ये चीज पॉसिबल नहीं होती। यहाँ पर हमें एक एक वैल्यू को इंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज बना कि भाई आपका जो मीन है वो पूरी सारी जितनी भी वैल्यूज है सब पर डिपेंडेंट है, ठीक है।
तो ये एक रिलायबल डेटा बन सकता है कि हाँ चलो ठीक है ये डेटा सही होगा क्योंकि इसने हर एक वैल्यू को इंक्लूड किया है। ओके, तो ये एक एडवांटेज बना। ठीक है, कंसिडर्ड अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, ये क्या हुआ भाई, हमारा जो मीन है वो एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बना बाकी सारी वैल्यू का, है ना। बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव कैसे बना, क्योंकि इसने एक भी वैल्यू को लीव आउट नहीं किया है। ठीक है, एक एक वैल्यू को इंक्लूड किया है तो वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है एक नंबर। ठीक है, इसलिए वो क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बन गई हमारी। ठीक है, फिर कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंपैरिजन, यहां पर हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं, या हम बोलेंगे कि एक कन्वीनियंट मेथड है। भाई मेरे सामने 2-3 सीरीज हैं, ठीक है, जैसे कि मेरे पास में है भाई कि क्लास 12th के कितने टोटल स्टूडेंट्स के मार्क्स की मीन है, दैट इज एवरेज है। ओके, 11th क्लास के स्टूडेंट्स का मीन है मार्क्स का। ठीक है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के मीन का मार्क्स है, तो मार्क्स का मीन है, सॉरी। ठीक है, 10th के मार्क्स का मीन है। ठीक है, तो मेरे पास 10th 11th 12th तीनों के हैं। अब मैं इजीली कंपेयर कर सकती हूँ कि भाई कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स का मीन सबसे ज्यादा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन स्कोर कर रहा है, कौन सी क्लास है जो सबसे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये हुआ कि भाई इजीली हम कन्वीनियंटली हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, सो बीइंग स्टेबल एंड सर्टन अर्थमेटिक मीन कैन बी इजीली यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ठीक है, एक स्टेबल मेथड है स्टूडेंट्स। ठीक है, कि यार इतनी सीरीज है, इतनी वैल्यूज हैं हमारे डेटा में या सीरीज में, तो इतनी सारी वैल्यूज पर डिपेंडेंट है, वो एक स्टेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई हमने 1-2 ले गए कहीं पे, 1-2 हमारी जो वैल्यूज है वो कहीं पे ले गए, हमारा मीन चेंज हो गया, वो चीज तो होगी, लेकिन आप लेकर क्यों जाओगे, उसका कुछ रीजन भी होना चाहिए ना, सिर्फ ऐसे ही अपने मूड के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, तो हम मानते हैं कि भाई हमारा जो मीन है वो एक स्टेबल एवरेज है। ठीक है, और क्या है, सर्टन एवरेज है। सर्टन है, यहां पर सर्टेनिटी है कि एक पर्टिकुलर डेटा की क्या मीन आएगी। ठीक है, ये सर्टेनिटी है, वहां पर एक फॉर्मूला यूज हुआ है, तो हर एक पर्सन के थ्रू हमें सेम वैल्यू ही मिलती है। ठीक है, तो इसलिए वो कंपैरिजन में हमें इजी पड़ता है। ठीक है, एक कन्वीनियंट मेथड है हमारे कंपैरिजन के लिए। ओके, देन आता है एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स हमारा मीन होता है, ठीक है, अभी तक तो हमने सिर्फ मीन पढ़ा। ओके, मीन में हमने देखा चलो ठीक है भाई कंबाइंड मीन भी होता है कुछ। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, सिर्फ मीन ही हमने कैलकुलेट करना नहीं सीखा, हमने कंबाइंड मीन भी कैलकुलेट करना सीखा। ये मतलब हम एक बोल सकते हैं कि मीन का एक एक्सटेंशन देखा हमने। ठीक, अब अभी तक आपने सिर्फ मीन देखा स्टूडेंट्स, अभी हम जब अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे डिस्पर्शन। ठीक है, तो डिस्पर्शन में हमारे पास में कुछ बोल सकते हैं, हमारे पास में कुछ टर्म्स आएंगे, दैट इज मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो इन सब में हमें मीन की नीड होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो मीन है वो और ज्यादा हम फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फर्दर और प्रोसेसिंग के लिए हमारा मीन यूज हो सकता है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर सीरीज का मीन कैलकुलेट कर लिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा मीन आया है किसी भी सीरीज का 10, तो अब वो 10 बस मीन आ गया है, उसके अलावा उस 10 का कोई काम नहीं है, ऐसी चीजें नहीं है। ठीक है, वो जो मीन आया है 10, वो अभी और ज्यादा फर्दर ट्रीटमेंट उसका हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज एक एडवांटेज है कि भाई हमारा जो मीन है वो और भी हमारी फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। ओके, या यूज आता है। ठीक है, सो केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल helps in further calculation of mean deviation, standard deviation etc. ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम ये पढ़ेंगे ना मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारी चीजें, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो पर्टिकुलर है हमारा एक एडवांटेज मीन का, ये कैसे आया। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब इसे पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा अच्छा ठीक है ये मीन जो है उसी को हम और ज्यादा ट्रीट करते जा रहे हैं और आगे आगे। ठीक है, तो ये चीज आपको तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन आई गेस कि अभी भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि भाई हमारा जो मीन है उसे हम और फर्दर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मीन एक बार हमने कैलकुलेट कर दिया
गया तो बस उसके बाद में उसका काम खत्म हो जाता है। ओके, उसका काम अभी भी चालू है, वो अभी भी रुका नहीं है। ओके, उसका काम अभी भी प्रोसेसिंग में है, वो और ज्यादा प्रोसेस हो सकता है। ओके, देन नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पर मीन में कोई भी अरेंजमेंट की नीड नहीं होती है ना। ये चीज हमने देखी थी भाई, हमारे सामने आप कैसा भी डेटा दे दो, हम उसको एज इट इज लेते हैं और अपना मीन का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, यहाँ पर हम कुछ भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट नहीं करते हैं। ओके, तो देखो एक स्टेप बची हमारी कैलकुलेशन के लिए, एक स्टेप बची। और जब आप बहुत बड़े डेटा को कोई अरेंज करने बैठोगे तो क्या होता है, कभी कभार आप मिस आउट कर जाते हो कोई आपकी वैल्यूज। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी कि आपका एक गलत कंक्लूजन पर पहुंच जाते हो आप इसके कारण। ठीक, तो हमारा जो मीन है इसका ये एक एडवांटेज बनता है भाई कि वहां पर कोई भी हमें फर्दर अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप हमें एक अनअरेंज्ड डेटा दो, हम उस अनअरेंज्ड डेटा से ही कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए, हमने किसी भी क्वेश्चन में अरेंजमेंट नहीं किया ना। जैसा डेटा गिवन होता था हम उसी का मीन कैलकुलेट कर देते थे। राइट, तो ये एक एडवांटेज बना भाई कि एक स्टेप बच गई हमारी। इतना हमें नहीं देखना पड़ेगा कि यार पहले हम पूरा चेक करें अच्छे से कि कौन सा नंबर है कौन सा नंबर नहीं है, हम पहले कौन सा नंबर आएगा पहले बाद में कौन सा आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों से हम बच गए। ओके, तो ये बना इसका क्या, एक मेरिट। ठीक, सो कैलकुलेशन डज नॉट इन्वॉल्व द अरेंजमेंट और ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स। ठीक है, दिस इज आइटम्स स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या हुए, ये हुए हमारे मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होंगे कि भाई हमारे अर्थमेटिक मीन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ओके, ना एडवांटेजेस तो हो गए, अब हमें क्या पता है कि किसी भी चीज के सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस नहीं होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, है ना। तो भाई अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं हम वो भी देख लेते हैं। ठीक, तो क्या है हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होता है हमारा मीन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, मेरे पास में 4 वैल्यूज है। ओके, कौन कौन सी हैं वो हैं भाई हमारी 50, 60, 40 एंड 550। ठीक है, ये 4 वैल्यूज है मेरे पास में। ठीक है, अब ये 4 वैल्यूज है स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है कि भाई आप मीन कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो अब इसका मीन कैलकुलेट करना है। मीन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम मीन को कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। राइट, मतलब सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन करते हैं। सिग्मा एक्स क्या होगा, इन सबको हम ऐड कर दें। ठीक, तो चलो हम इन सबको ऐड करते हैं। ये हो गया भाई हमारा 100 और ये हो गया 150। ठीक है, 150 प्लस 550 कितना हो गया स्टूडेंट्स, तो 150 प्लस 550 हो रहा है हमारा 700। राइट, हम इसे कर देते हैं भाई 650। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया 550 प्लस 650। ठीक है, तो 550 प्लस 650 कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा 800। ओके, अब 800 क्या आया, 800 आया हमारा सिग्मा एक्स। ठीक है, ये सारे एक्स थे, सिग्मा एक्स कितना आया 800। एन कितना है स्टूडेंट्स, एन है भाई हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज 1 2 3 एंड 4। 4 आइटम्स हैं, 4 वैल्यूज हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हुए हमारे 4। ठीक है, तो हमारा मीन क्या आएगा, मीन आएगा भाई हमारा 200। ओके, अब मीन क्या आया, 200 आया। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो 3 वैल्यूज हैं ये क्या है हमारी 50, 60 एंड 40। राइट, 50, 60 एंड 40 के लिए हमारा मीन आ रहा है 200। ठीक, क्यों आ रहा है, बिकॉज हमारे पास में एक एक्सट्रीम वैल्यू थी। राइट, एक बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू थी 650, तो 650 के कारण हमारा जो मीन है वो 200 पर चला गया। ठीक है, अदरवाइज अगर वो 650 नहीं होता तो हमारा मीन कितना आता, तो हमारा मीन आता भाई ये हुआ हमारा 150 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज कितना आता, 50 आता। ठीक है, तो 50 जो हमारा मीन आता वो हमारे आसपास का नंबर है। ठीक है, 50, 60, 40 का मीन 50 है, एवरेज 50 है, हम मान सकते हैं कि हाँ ठीक है ये एवरेज सही है। ओके, लेकिन वो जो एक 650 हुआ उसके कारण हमारा एवरेज कितना हो गया,
200 हो गया, ठीक है। तो ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना कि यार देखो आपकी जो वैल्यूज थी वो तो इतनी छोटी थी, लेकिन आपका जो मीन आया वो 200 आया, ठीक है। तो ये एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाया। मतलब ये चीज हम बोलेंगे कि भाई हमारी जो मीन है वो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होता है, ओके। अगर कोई भी एक बड़ी वैल्यू आ जाए, बहुत सारी छोटी वैल्यूज आ जाए और एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, तो वो जो एक बड़ी वैल्यू होती है वो हमारे जो मीन है, जो आंसर है, उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज बना, ठीक है, कि देखो ये जो है 60, 50, 40 इनके आसपास हमारा एवरेज नहीं आया, हमारा एवरेज इनसे काफी दूर चला गया, ठीक है। So calculated from all items of the series, therefore it is affected by extreme values, ठीक है। अब देखो all items of the series में से कैलकुलेशन होता है, ये चीज इसकी एडवांटेज भी बनी, ये चीज इसकी डिसएडवांटेज भी बनी, ठीक है। तो ऐसा होता है स्टूडेंट्स की एक सेम पॉइंट जो है वो आपके लिए दोनों बन सकता है, एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी, लेकिन इनके जो हमने पॉइंट्स की जो हेडिंग दी वो डिफरेंट थी, राइट। हमने जो देखा हमारे मेरिट्स में, तो वहां पे हमने क्या देखा कि वो एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है भाई हमारा जो सारे आइटम्स को हम जो इंक्लूड करते हैं उसके कारण, ठीक है। यहां पर हमने क्या देखा कि हम सारे आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, तो इसके कारण हमारा जो मीन है वो कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज बन गया, ओके। Then assumptions of limits in case of open end classes, right? हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स की जो ओपन एंड क्लासेस होती है, ओपन एंड क्लासेस का मतलब कि ऐसी क्लासेस जिनके जो हमारे एंड है वो ओपन है, राइट। मतलब फर्स्ट क्लास लिमिट की लोअर लिमिट नहीं है और जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये ओपन एंड क्लासेस हैं। तो हमने देखा था, हमने जब हमारा ये सारे क्वेश्चंस हमने किए थे तो हमने समझा था ना कि ओपन एंड क्लासेस में हम मीन का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, है ना। अगर हमें मीन का कैलकुलेशन करना है तो ये ओपन एंड क्लासेस को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लोज एंड क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें अजम्पशंस बनाने पड़ते हैं ना कि भाई जो हमारी एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है दूसरे क्लास इंटरवल्स का, हमने उसके अकॉर्डिंग अपना जो क्लासेस हैं, ओके, जो ओपन क्लासेस हैं उन्हें हमने जो लिमिट्स है वो हमने अज्यूम की है, ठीक है। ये चीज ट्रू नहीं है कि वही आपकी लिमिट्स होंगी, ठीक है, वो अजम्पशन करना पड़ता है। तो ये अजम्पशन जो है वो एक लिमिटेशन बन जाता है हमारे मीन का, ओके। फिर क्या आता है भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नॉट पॉसिबल। हमारा जो अर्थमेटिक मीन होता है स्टूडेंट्स उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ओके। जैसे कि मीडियन और मोड है, राइट। मीडियन और मोड को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मीडियन को हम ओगाइव्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोड को हम हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मीन है उसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ओके। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है कि भाई हमारा मीन ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, ओके। Then not possible to calculate in case of qualitative characteristics. मीन को हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम मेजर नहीं कर सकते, राइट। हमने अभी तक देखा स्टूडेंट्स कि हमारा जो मीन होता है, राइट, वो एक मैथमेटिकल एवरेज है, दैट इज वो मैथमेटिक्स पर बेस्ड है, राइट, मैथमेटिकल कंसेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ पर हमें वैल्यूज चाहिए, ठीक है, मतलब हर एक आइटम की कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, ओके, नंबर्स चाहिए। अगर हमारे पास में नंबर्स नहीं है तो हम मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ओके। अगर हमारे पास में कोई रैंक्स गिवन है तो हम उसमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास में क्या जरूरी है, हमारे पास में जरूरी है भाई कि हमारे पास में नंबर्स हो, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं उन्हीं पर हमारे मीन का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। तो ये एक डिसएडवांटेज बना कि भाई आप कोई भी एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक। कैलकुलेशन बाय ऑब्जर्वेशन नॉट पॉसिबल। हमारा मीन किस पर बेस्ड होता है स्टूडेंट्स, मीन बेस्ड होता है भाई एल्जेब्रिक फॉर्मूला पर, है ना। ये चीज हमें पता है कि हमें अगर मीन कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ये पर्टिकुलर सीरीज है हमारी 50, 60, 40 एंड 650, राइट। इसमें अगर मुझे मीन कैलकुलेट करना है
तो मैं इसमें बाय ऑब्जर्वेशन नहीं बता सकती कि मेरा मीन क्या होगा। ओके, मैं ऑब्जर्वेशन से नहीं बोल सकती कि क्या मीन होने वाला है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ा, तब मेरा मीन क्या आया, तब मेरा मीन आया 200। ठीक है, तो ये चीज एक डिसएडवांटेज भी बन जाती है कि भाई अगर आपको मीन का कैलकुलेशन करना है तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बना, ये बना हमारा डिसएडवांटेज कि हम बाय ऑब्जर्वेशन नहीं बता सकते। ओके, जैसे कि अगर मीडियन है स्टूडेंट्स, ठीक है, मीडियन अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ मीडियन एंड मोड में कि यार चलो ठीक है मीडियन मोड है तो हम बाय ऑब्जर्वेशन भी बता सकते हैं कि क्या हमारा मीडियन होने वाला है, क्या हमारा मोड होने वाला है। ठीक है, लेकिन मीन में वो चीज पॉसिबल नहीं है। अब मैं इस पर्टिकुलर सीरीज में से कैसे बता सकती हूँ कि 200 मेरा मीन होने वाला है अगर मैंने कैलकुलेशन नहीं की। तो अगर मैं बाय ऑब्जर्वेशन बताने जाऊं तो मैं इन चारों में से कोई एक नंबर बता दूंगी, लेकिन जो हमारा मीन आया है वो तो इनमें से कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं होता है मीन को चेकआउट करने में या मीन को कैलकुलेट करने में। ओके, समटाइम्स गिव इम्पॉसिबल और लाफेबल कंक्लूजन्स। ठीक है, हमारा मीन जो है भाई वो कभी कभी हमें इम्पॉसिबल या लाफेबल कंक्लूजन्स दे देता है। कैसे दे देता है, जैसे कि स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई हमने देखा कि ऑन एन एवरेज एक मिडिल क्लास फैमिली में कितने चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, हमने ये पूरी हमारी बोल सकते हैं रिसर्च की और उसके बाद में हम अपने कुछ नंबर्स पर पहुंचे, कुछ फिगर्स पर पहुंचे। ठीक है, अब फिगर्स मेरे पास में क्या है, तो फिगर्स मेरे पास में आए स्टूडेंट्स 2.5। ठीक है, जो मीन निकला है मेरा वो क्या निकला है, वो मीन मेरा निकला है भाई 2.5। ठीक है, तो 2.5 चिल्ड्रन होते हैं ऑन एन एवरेज एक मिडिल क्लास फैमिली में। क्या ये चीज पॉसिबल है भाई, आधा बच्चा थोड़ी ना होगा, अगर एक चाइल्ड है तो वो तो पूरा ही होगा ना, हाफ तो नहीं कर सकते हम कि अच्छा ठीक है 2.5 होता है तो हाफ एक फैमिली में रख लो, हाफ हम दूसरी फैमिली में दे देंगे, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल हुआ, बिल्कुल हुआ। ये लाफेबल हुआ, बिल्कुल हुआ। भाई हम कैसे एक पर्टिकुलर पर्सन को हाफ कर सकते हैं, ठीक है, तो लाफेबल है, मतलब एक हम बोल सकते हैं कि भाई ये तो कुछ भी कंक्लूजन दे दिया आपने, 2.5 चिल्ड्रन कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मीन है वो हमें कुछ ऐसी भी वैल्यूज दे देता है भाई, कुछ इम्पॉसिबल वैल्यूज दे देता है, कुछ लाफेबल कंक्लूजन्स पर पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा उसका एक और डीमेरिट कि यार ये चीज पॉसिबल नहीं है, आप उस चीज को आपके कंक्लूजन में बता रहे हो। ठीक है, तो ये लाफेबल हुआ। ठीक है, ये इम्पॉसिबल हुआ। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और हो सकता है हमारा जो डीमेरिट है कि आपकी जो मीन की वैल्यू आती है ना, वो जरूरी नहीं है कि आपके पूरे ऑब्जर्वेशन में हो। जैसे कि ये वाला ऑब्जर्वेशन हमने देखा था, ये जो हमारी सीरीज थी इसमें हमने देखा कि क्या आया हमारा मीन आया था भाई 200, राइट। अब ये जो 200 है ये हमारे इस पूरे सीरीज में कहीं पर भी इंक्लूडेड ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज भी हो गई कि यार जब वो चीज आती ही नहीं है आपके किसी भी एक सीरीज में, तो आप उसे कैसे एक मीन बता सकते हो, कैसे बता सकते हो कि इस चीज का एवरेज ये होगा। ठीक है, तो ये एक और उसका एक डीमेरिट बन जाता है कि भाई आपकी जो वैल्यूज आती है, आपका जो मीन आता है, वो कभी कभी हो सकता है कि आपकी पूरी सीरीज में वो वैल्यू इंक्लूडेड ही नहीं हो या वो वैल्यू अवेलेबल ही नहीं हो। ओके, तो ये थे स्टूडेंट्स क्या हमारे डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। ओके, आई होप कि ये सारे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हैं। ठीक, मेरिट्स हो गए, डीमेरिट्स हो गए। ठीक है, आई गेस कि क्लियर है आप लोगों को अच्छे से कि भाई क्या होते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, अब विद दिस स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना अरिथमेटिक मीन। ओके, अरिथमेटिक मीन के हमने सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं एंड आई होप कि आप लोगों को वो अच्छे से क्लियर होंगे कि भाई क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टूडेंट्स मीडियन स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड इस वीडियो की नोट्स के लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।